हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस। तो आते हैं सबसे पहले केस स्टडी 1 पे। अ स्टूडेंट पास्ड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ही ऑब्जर्व्ड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। एक छात्र ने एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी। उसने दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों की एक सुंदर पट्टी देखी। तो ये थी केस स्टडी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी वर्ण विक्षेपण। अब इसे पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जब व्हाइट लाइट एंटर करती है एक रेयर मीडियम जैसे एयर से एक डेंस मीडियम जैसे कि ग्लास यानी कांच में, तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, बिकॉज लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। हमारे जो लाइट होती है व्हाइट, वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है और हर कलर की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे कम बेंड होता है, इसलिए ऊपर दिखता है। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है और सबसे नीचे दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स द मोस्ट? प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है? तो अभी मैंने पिक्चर में देखा, जो वायलेट कलर है यानी बैंगनी कलर, वो सबसे ज़्यादा झुकता है, यानी सबसे ज़्यादा बेंड होता है, डिस्पर्स होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ? प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो वेवलेंथ लंबी होती है सबसे रेड कलर यानी लाल की, और उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऊपर दिखाई देता है। फोर्थ क्वेश्चन। नेम अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन डिस्पर्सन। विक्षेपण पर आधारित एक प्राकृतिक घटना का नाम बताएं। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी इंद्रधनुष का बनना। अब आते हैं केस स्टडी 2 पे। केस स्टडी। A student sitting on the last bench of the class cannot read the writing on the blackboard clearly, but can read his textbook comfortably. The school doctor suggests he has a vision defect. कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठा एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकता, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक आराम से पढ़ लेता है। स्कूल के डॉक्टर का सुझाव है कि उसे दृष्टि दोष है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो स्टूडेंट को है मायोपिया, बिकॉज ही कैन रीड ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास की चीज़ों को वो देख रहा है और पढ़ ले रहा है, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखी चीज़ों को वो नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब आते हैं इसके पिक्चर पे। मायोपिया में क्या होता है, जो हमारा रेटिना होता है उस पर इमेज नहीं बनती, बल्कि जो हमारी लाइट है वो उससे पहले, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, नहीं बिफोर द रेटिना हमारी इमेज बनती है। और इसका कॉज होता है इलोंगेटेड आई बॉल, यानी हमारा जो नेत्र गोलक है उसका अगर वो बढ़ जाएगा तो रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई फॉर दिस डिफेक्ट? इस दोष में आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अभी हमने देखा मायोपिया में जो होता है वो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस। इसे पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस में हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट ही दिखाई देते हैं, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ कम होने से क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट ही फोकस कर पाते हैं, इसलिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, जो कि लाइट रेस को स्प्रेड करता है और अब इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेट कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। इस दोष का कारण बताएं। तो मायोपिया के कॉज होते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी नेत्र लेंस की जो वक्रता है, कर्वेचर है, उसका अधिक हो जाना, इससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी नेत्र गोलक का लंबा होना। जब आई बॉल ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है। अब देख लेते हैं इन्हें पिक्चर के थ्रू। ये है मायोपिया जिसमें कि इमेज बन रही है रेटिना से पहले। अब हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे और इसको करेक्ट करेंगे। सो इमेज नाउ
इट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब रेटिना पर इमेज बन रही है। अब आते हैं अपनी केस स्टडी 3 पर। ऑन अ क्लियर नाइट Rahul looked at the sky and saw the stars were twinkling, but the moon and planets appeared steady and did not twinkle. एक साफ रात में राहुल ने आकाश की ओर देखा और पाया कि तारे तो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और ग्रह स्थिर दिखाई दे रहे थे और टिमटिमा नहीं रहे थे। ये रही केस स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। Why do stars twinkle? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, यानी जो तारों का प्रकाश है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। इसे समझ लेते हैं हम एक पिक्चर के थ्रू। जैसे स्टार की जो लाइट होती है वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो थोड़ी बेंड हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है और इसी से हमें जो स्टार ट्विंकल करते लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो इसका रीज़न है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं, यानी उनमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो उन लाइट का कम होता है, इसीलिए वो ट्विंकल नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच अर्लियर इज द सन विजिबल बिफोर द एक्चुअल सनराइज? वास्तविक सूर्योदय से कितने समय पहले सूर्य दिखाई देने लगता है? तो ये है 2 मिनट पहले हमारा वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देने लगता है। What causes the apparent flattening of the sun's disk at sunrise? सूर्योदय के समय सूर्य के चपटे दिखने का कारण क्या है? तो जब ओरिजिन पे सनराइज के टाइम हमें सन दिखाई पड़ता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो थोड़ा चपटा हमें यानी फ्लैट दिखाई देता है। अब आते हैं अपनी केस स्टडी 4 पर। In a dense forest, beam of sunlight pass through a canopy. The path of light become visible because of the mist and dust particle present in the air. एक घने जंगल में सूर्य की किरणें पेड़ की शाखाओं के बीच से गुजरती हैं। हवा में मौजूद धुंध और धूल के कणों के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। ये रही आपकी केस स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेम द इफेक्ट डिस्क्राइब्ड इन द सिनेरियो। परिदृश्य में वर्णित प्रभाव का नाम बताएं। तो ये इफेक्ट कहलाता है हमारा टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। इसे समझ लेते हैं पिक्चर के थ्रू। टिंडल इफेक्ट में जब लाइट हमारी एंटर करती है कुछ कोलोइडल मीडियम में, जैसे कि हमारा एयर है या वाटर है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स कुछ इतने बड़े होते हैं कि जो लाइट को क्या करते हैं स्कैटर कर देते हैं। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर देखिए लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल हो पा रहा है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ। रेड की तुलना में ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है ड्यू टू शॉर्टर वेव लेंथ, और इसीलिए हमें जो आसमान है स्काई है वो नीला दिखाई देता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर? यदि वायुमंडल न होता तो आकाश कैसे रंग का होता? तो ये होता डार्क ब्लैक कलर का यानी काले कलर का, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वही जो लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, इसीलिए जो स्काई है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी, तो हमें जो स्काई है वो डार्क दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड? खतरे के संकेत वाले लाइट लाल रंग की क्यों होती हैं? तो इसका कारण है जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, और उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। जो रेड लाइट होती है वो सबसे जल्दी हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए जो डेंजर्स के सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। अब आते हैं अपनी केस स्टडी 5 पे। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट हिज आई लेंस इज अनेबल टू इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर सफिशिएंटली टू सी
ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर क्लियरली। ही नीड्स रीडिंग ग्लासेस। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन उसका अभिनेत्र लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपनी अभिसारी क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में असमर्थ है और उसे पढ़ने वाले चश्मे की आवश्यकता है। ये रही आपकी केस स्टडी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ कॉल्ड। अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, जिससे कि जो हमारा आई लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई। सामान्य वयस्क आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, जो आपका एट लीस्ट डिस्टेंस होती है डिस्टेंट विजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिफेक्ट इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस सिनेरियो। परिदृश्य में व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमीट्रोपिया, यानी उसे दूर दृष्टि दोष है, जिसमें कि उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख रहे हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिख रहे, क्योंकि उसका जो लेंस है उसकी फोकस दूरी केवल दूर की चीज़ों के लिए यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ही हो पा रही है, वो अपनी फोकल लेंथ को कम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमीट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरमीट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, यानी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। जब हम हाइपरमीट्रोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है और इमेज को रेटिना पर ही बनाता है, ना कि रेटिना के पीछे। तो इसे हाइपरमीट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।